इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे एक नए प्रोडक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पे लेबर्स और मशीन्स को एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शुक्ला एंड वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। आज हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्ट्रीज केम अप। अभी तक हम लोग ने चीजें समझी थी जहाँ पे हमने ये समझा था कि कैसे मशीन्स आ रही हैं, ठीक है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे कॉलोनीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम इस सेगमेंट में समझेंगे कि एक्चुअली में फैक्ट्रीज कहाँ कैसे पनप रही हैं और उसका क्या इम्पैक्ट रहा। लेट अस स्टार्ट नाउ। फैक्ट्रीज कम अप इन 1854 द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे। अब ये हम एक स्पेसिफिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में ही समझ रहे हैं। लास्ट सेगमेंट में भी हमने क्या इंडिया के कंटेक्स्ट में समझा था कि कॉलोनीज जो इंडिया में ब्रिटेन ने एस्टेब्लिश की थी उसने क्या इम्पैक्ट किया इंडिया के प्रोडक्शन को और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, ठीक है, कैसे क्या इम्पैक्ट किया। लेकिन अब हम समझेंगे कि in 1854 the first cotton mill in Bombay was set up and went into production 2 years later. By 1862 4 more mills were set up, ठीक है। तो पहले सबसे ये डेट अच्छी इंपॉर्टेंट है कि 1854 में बॉम्बे में पहला मिल कॉटन मिल का एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे कि मतलब थोड़ा बहुत इधर प्रोडक्शन होता था लेकिन मेजर प्रोडक्शन कहाँ हो रहा था, यूरोप में, ठीक है। लेकिन अब इंडिया में भी ये लोग कॉटन मिल को प्रोड्यूस कर मतलब इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे 2 साल बाद और बाय 1862 क्या हो गए, 4 मिल्स और बन गए, ठीक है। नाउ द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप इन 1855। अब देखो इंडिया में कॉटन और जूट तो होता ही अच्छा, ठीक है। जब इनको पता चला कि जूट बहुत ही ड्यूरेबल फाइबर है तो जूट का भी कुछ ना कुछ सामान तो बनाना ही चाहिए। ब्रिटिश ये लोग क्या है, बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों को बहुत जल्दी से प्रॉफिट, अगर कहीं प्रॉफिट है तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह परसेप्शन से जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे इनको पता चला जूट है, भाई जूट भी अच्छे से करेंगे, उसको भी उगा लेते हैं, उसको भी अपन प्रोड्यूस कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ड्यूरेबल तो हम बना ही लेंगे, कुछ ना कुछ पैसा तो इससे आ ही जाएगा, ठीक है। तो 1855 में जूट बना लिया, ठीक है, जूट मिल बना लिया। 1854 में इन्होंने कॉटन मिल बना ली, ठीक है। इन लेट 1860s इन नॉर्थ इंडिया एल्गिन मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर, ठीक है। तब 1860 देखो सीरीज में जा रहे हैं, 1854 में, ठीक है, फिर 55 में और फिर 60s में अलग अलग मिल सेटअप हो रहे हैं, ठीक है। एल्गिन मिल कहाँ पे सेटअप हुआ, कानपुर में। मतलब ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसमें ज्यादा समझना नहीं है, पर ये एक फैक्चुअल डेटा है जहाँ पे आपको पेयर्स में आ सकता है, मैच द पेयर्स, ठीक है। तो उसमें कौन सा करेक्ट पेयर है, कौन सा नहीं है, कौन सा ईयर करेक्टली मैच्ड है, वो पूछ सकते हैं। फर्स्ट कॉटन मिल इन अहमदाबाद वाज सेट अप इन 1861। तो हमने 61 में भी देख लिया कि भाई एक अहमदाबाद में भी एक नया मिल खुल रहा है, बन रहा है, ठीक है। ये एक डिटेल दिए हुए हैं। नाउ अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, मतलब एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं इसको, एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, वट एवर सूट्स यू यू कैन स्पीक, ठीक है। नाउ अब एंटरप्रेन्योर्स होते क्या है, कौन होता है, वो बिजनेसमैन जो भी कुछ नया आइडिया लेके स्टार्ट करते हैं कोई चीज, ठीक है। तो हमारे इंडिया में न्यूली बने हुए एंटरप्रेन्योर्स देखे गए, जैसे कि इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्च्यून इन चाइना ट्रेड, ठीक है। चाइना का साथ ट्रेड करने के लिए ये इंसान द्वारकानाथ टैगोर ये आते हैं। क्या है, द्वारकानाथ टैगोर बिलीव्ड इन दैट इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ही इन्वेस्टेड इन शिपिंग, शिप बिल्डिंग, माइनिंग, बैंकिंग एंड प्लांटेशन एंड इंश्योरेंस, ठीक है। इनका बिलीफ ये था, मतलब एक छोटा सा साइड में स्निपेट दिया है एनसीईआरटी में, इनका बिलीव ये था कि जब तक इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन नहीं होगा, जब तक इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी इंडियन पीपल में, ठीक है। तो इन्होंने स्ट्रांगली अपहेल्ड किया था कि हाँ भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इज मस्ट फॉर डेवलपमेंट, ओके। तो इनने स्टार्ट किया माइनिंग में, बैंकिंग में, शिप बिल्डिंग में, इंश्योरेंस में और शिपिंग में क्या करना, ट्रेड करना, ठीक है। इन बॉम्बे पारसीज लाइक दिनशा पेटेट, जमशेद जी, नुसरवन जी
और टाटा बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये पारसीज मतलब उस टाइम पे ना, मतलब मुंबई का एक एरिया भी है पारसीज के लिए बहुत ज्यादा, बहुत पारसीज वहां पे रहते हैं। तो दीज पारसीज मतलब नोन फॉर देयर बिजनेस, ओके। जैसे गुजरातीज है ना, वैसे पारसीज भी देर नोन फॉर देयर बिजनेस बिकॉज दीज पीपल हैड स्टार्टेड व्हाट, द growth of industries, the growth of businesses, ठीक है। Now Seth Hukumchand, a Marwari businessman, set up the first Indian jute mill in Calcutta in 1970। इंडियन जूट मिल और ये वाली जूट मिल में क्या फर्क है? जूट मिल ये वाली क्या था, ये ब्रिटिश के द्वारा सेटअप हुआ था और ये इंडियन पर्सन के द्वारा सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको फर्स्ट इंडियन जूट मिल कहा जा रहा है, विच इज इन कैलकाटा। तो ये भी ऑप्शन में ध्यान रखना कि जूट मिल तो ठीक है, लेकिन इंडियन जूट मिल ये नाम अगर प्रीफिक्स में आता है देन यू हैव टू मार्क कैलकाटा इन 1970। तो ये कुछ मेजर प्रोमिनेंट नेम है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ये वो है, देखो जमशेदजी टाटा, ठीक है। नाउ द अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज opened up and many of them set up factories, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही देखा कि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ब्रिटिश आर ऑल्सो प्रमोटिंग टू प्रोड्यूस मोर गुड, तो मोस्ट ऑफ दीज बिजनेसमैन विच वी हैव लर्न्ड अर्लियर, दीज businessmen were more promoted by British to produce more, to earn more and to give taxes profit to British, ठीक है। Now तो अपॉर्चुनिटीज जैसी हुई, इंडस्ट्रीज ओपन अप होने लगी, इंडस्ट्रीज ओपन अप हुई तो फैक्ट्रीज का सेटअप बढ़ने लगा, ठीक है। बट ड्यू टू द कॉलोनियल पावर इंडियंस वर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग टू विथ यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब क्या हो रहा है कि पहले तो इन्होंने ग्रो किया, ठीक है, लेकिन कॉलोनियल पावर को कहीं ना कहीं एक चीज तो खलेगी कि इंडिया शुड नॉट प्रॉस्पर इन फॉर देयर टर्म्स बट फॉर आवर टर्म्स, ठीक है। तो इन्होंने एक टर्म स्टेब्लिश कर दिया, क्या कि भाई मैन्युफैक्चर गुड्स को आप सोलली ट्रेड नहीं कर सकते। दैट मीन्स इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एनी गुड देन यू कैन नॉट ट्रेड इट सोलली ऑन योर ओन टर्म्स, ठीक है। तो इसको बार कर दिया, किनको? अपने इंडियन पीपल्स को। नाउ वेयर डिड द वर्कर कम फ्रॉम, ठीक है। अब जब इंडिया ने ये सब फैक्ट्री सेटअप की और बाकी जो भी कॉलोनीज में, मतलब यहाँ कॉलोनियल रूल में जो भी हो रहा था, तो वहां पे लोग आते कहाँ से थे? लेबर्स कहाँ से आते थे, ठीक है। लेबर्स आ कहाँ से रहे? एज द फैक्ट्री स्टार्टेड एक्सपैंडिंग द डिमांड फॉर वर्कर इंक्रीज। ऑफ कोर्स जैसे ही फैक्ट्रीज कहीं ना कहीं सेटअप स्टार्ट होंगी, बिजनेसमैन फैक्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं, तो डिमांड फॉर वर्कर विल, इट इज वेरी नेचुरल दैट इट विल इंक्रीज, ओके। Now 50% of workers in the Bombay cotton industry in 1911 came from neighbor districts, ठीक है, ऑफ रत्नागिरी एंड कानपुर में जो फैक्ट्री थी, ठीक है, उसके लिए लेबर्स कहाँ से आ रहे थे? कानपुर के आसपास के विलेज से। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये बॉम्बे है तो इसके पेरिफेरल रीजन में रत्नागिरी या जो भी गांव आते हैं वहां से ये लोग लेबर को बुलाते थे यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। तो ये पीपल यूज टू माइग्रेट फ्रॉम दीज विलेजेस टू बॉम्बे टू फुलफिल द डिमांड ऑफ लेबर, ओके। नाउ कानपुर में भी सेम ही था। a new employment as news of employment spread, worker traveled great distance in the hope of working in the mill, ठीक है। अब देखो जैसे ही अफवाह फैलती है, जैसे ही बातें फैलती है, न्यूज फैलती है, खबर फैलती है कि यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, यहाँ पे कुछ बनने वाला है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पैसा रोजगार की जरूरत है, लेबर्स की जरूरत है, कहीं हो नजर में तो बताओ, ठीक है। जैसे ही खबर मिलती है कि यहाँ पे ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी पनप रही है, people will with all their might they will reach this destination to gain some work, to get some work, to get employed, right? तो ये चीज होने लगी। अब ये देखो यंग वर्कर्स ऑफ बॉम्बे इन 20th सेंचुरी, देखो ये लोग सब यंग वर्कर्स हैं, ठीक है, बच्चे भी हैं, छोटा एक और बच्चा भी है, बाकी बड़े बड़े बच्चे हैं, ठीक है। तो दीज पीपल वर्कर्स वेंट बैक विलेज होम एंड दे लाइक ड्रेसिंग अप, ठीक है। ये ड्रेसिंग अप लेके बढ़िया फोटो वोटो खींचिए, वही बताया, ठीक। नाउ गेटिंग जॉब वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट इवन व्हेन मिल मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड फॉर वर्कर इंक्रीज्ड, ठीक है। अब गेटिंग जॉब इज ऑलवेज डिफिकल्ट, व्हाई? कुछ सर्टेन पैरामीटर्स पे आप काम करोगे ना, जैसे द नंबर सीकिंग
द नंबर्स सीकिंग वर्क ऑलवेज मोर देन द जॉब. हाँ ठीक है, सही है. I thought that the sentence is not correct, but it is correct. The numbers seeking work were always more than the job available. ठीक है, तो people जो people हैं वो जितने हैं जो ढूंढ रहे हैं जॉब को, वो हमेशा ज्यादा होते थे जितना जॉब अवेलेबल है. ठीक है, दिस इज वाई इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट. फैक्ट्री एक्सपैंड कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्री बहुत एक्सपैंड कर रही है तो बहुत ही ज्यादा लिमिटलेस जॉब अवेलेबल है, ऐसा नहीं. ठीक है, अब देखो कोई भी चीज अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम वैकेंसी निकली है, पर लोग अप्लाई कर देते हैं कि इन केस मिल जाए, राइट. तो वैकेंसी कम है बट पीपल आर मोर टू अप्लाई ऑन दैट. ठीक है, तो ये केस था, इसीलिए गेटिंग जॉब वाज ऑलवेज डिफिकल्ट. एंट्री इनटू द मिल वाज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड. ठीक है, एंट्री उन्हीं लोगों की दी जाती थी जो कि सिलेक्टेड हैं या जो कि काम करने के विलिंग है, जिनको सिलेक्ट किया गया है. ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड अ जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट्स. ठीक है, अब एक कैरेक्टर आ गया है नया स्टोरी में, जॉबर. ठीक है, ये जॉबर क्या है, ब्रोकर का काम कर रहा है. जैसे कि वहां पे पिछले सेगमेंट में हमने देखा कि एक ब्रोकर होता है जो वीवर से सामान लेता है, मर्चेंट को बेचता है. ठीक है, वो एक ब्रोकर होता है. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जॉबर है जो क्या कर रहा है, विलेज टू विलेज जा रहा है, लेबर्स को ला रहा है, रिक्रूट कर रहा है कम दाम पे और फिर इनको दे रहा है, इनके बिहाफ पे रिक्रूटमेंट का काम कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स का काम कर रहा है, एचआर का. ठीक है, नाउ वेरी ऑफन द जॉबर वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर. ठीक है, क्या है वो जॉबर, वो इंसान कौन है, एक पुराना और एक ट्रस्टेड वर्कर है. द जॉबर देयरफॉर बिकेम पर्सन विद सम अथॉरिटी एंड पावर. अब देखो क्या हो रहा है कि अगर एक जॉबर है, ठीक, उसको बहुत ही बढ़िया, बहुत पुराना इंसान है, बहुत पुराना ब्रोकर है, कि बहुत ही बढ़िया उनसे जो रिक्रूटर है, जो कंपनीज है, जो बिजनेसमैन है, उनकी बहुत बनती है उससे. ठीक है, तो उसके पास एक अचानक से एक अथॉरिटी आ जाएगी ना कि भाई मेरे बिना तो काम हो ही नहीं सकता, राइट. कि मतलब मैं जाऊंगा, मैं रिक्रूट करूंगा, तभी इन बिजनेसमैन वालों को क्या मिलेगा, लेबर मिलेगा. गेटिंग इट. तो उसने अपने आप की जो मतलब एक जॉबर की जो पोस्ट थी, जॉबर की जो अथॉरिटी थी, जॉबर का जो प्लेस था, वो बहुत वैल्यूएबल बन गया. ठीक है, और वो डोमिनेटिंग भी बन गया विद अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक, सम अथॉरिटी एंड पावर. ठीक है, पावर हो गया, उसके पास पावर आ गई. द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इंक्रीज ओवर टाइम. However, as you will see, they were very small in proportion of the total industrial workforce. ठीक है, फैक्ट्री बढ़ती गई. ठीक है, ये देखो ये फैक्ट्री है, वो अपन ट्रेडिशनली फैक्ट्री बनाते हैं ना ऐसे, और उसमें धुआं उड़ता है. ठीक है, ये हो गया. ठीक, ये फैक्ट्री अपनी. ठीक है, तो ये फैक्ट्री का नंबर बहुत, मतलब फैक्ट्री में वर्क करने वाले लोग जो थे वो तो बढ़ते गए. ठीक है, लेकिन कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिलीव, वो कम बढ़े. ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री जो थी वो बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन में अवेलेबल थी. ठीक है, उतना ज्यादा प्रपोर्शन में, उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन में फैक्ट्रीज वर नॉट अवेलेबल. ठीक है, बहुत कम प्रपोर्शन था, मतलब एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव टुडे, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ बिजनेसेस, व्हाट वी हैव टुडे, इट वाज वेरी माइन्यूट, वेरी लिटिल. ठीक है, तो ये है. ठीक, नाउ सी दिस इज अ हेड जॉबर. अब देखो इसके स्टांस में और इसके पोज में ही देख लो कि कितना अथॉरिटी और पावर हम देख सकते हैं. ठीक है, ये पावर देखो, अथॉरिटी और पावर, एक फेस का एक्सप्रेशन देखो कितना बहुत ही ब्रिलियंट दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो ये जॉबर जो होते थे ना, ये मतलब बहुत ही पावरफुल हो गए थे, क्योंकि ओल्ड पर्सन है और इनसे कॉलोनियल वालों की बनती है. हमने देखा था बहुत, मतलब मूवीज में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी ना कभी, कि कुछ एक सर्टेन क्लास ऑफ पीपल होते थे जो ब्रिटिश के बहुत ही जिगरी यार होते थे. ठीक है, या बहुत ही ज्यादा पहचान में होते थे, उनका ब्रिटिश के साथ उतना बैठना होता था, रॉयल्टीज के साथ उतना बैठना होता था. ठीक है, तो ये उसी टाइप के लोग थे जो अथॉरिटी होल्ड करते थे. ठीक है, जमींदार टाइप्स काइंड ऑफ. ठीक है, नाउ स्पिनर्स एट द वर्क ऑफ, ये मतलब ये मैंने कुछ पिक्चर्स उठाई हैं थोड़ा बहुत एक मैसेज कन्वे करने के लिए, कि स्पिनर्स एट वर्क इन अहमदाबाद मिल. अब अहमदाबाद मिल में देखो स्पिनर्स
वुमेन्स भी अप्लाई, वो वहां पे काम कर रही हैं, ठीक है, मतलब वुमेन भी इंक्लूडेड थी फैक्ट्रीज में। वी कैन अंडरस्टैंड बाय, फैक्शन लिख रही हूँ, फैक्ट्रीज में इंक्लूडेड थी, ठीक है। दिस signifies these things. The women work mostly in the spinning department. अब क्या ना, यही एक डिपार्टमेंट है स्पिनिंग वाला जो कि वुमेन अपने घर पे भी किया करती थी, और यही वो डिपार्टमेंट है जो कि वो इजिली यहाँ पे भी कर सकती है, ठीक है। नाउ बसंत पारकर, एक सोर्स दिया गया है इसमें एनसीईआरटी में। बसंत पारकर, who was once a mill worker in Bombay, said the worker would pay the jobbers money to get their son work in the mill. अब ये जो अथॉरिटेटिव पोजीशन है, ठीक है, इनको मनी दिया जाता था, ठीक है। मनी कौन देता था इनको? ये जो वर्कर्स कर रहे हैं काम, ठीक है, ताकि इनके आने वाली जनरेशन, जो उनका बच्चा है, वो भी सेम मिल में काम कर सके। ऐसा वसंत पारकर के द्वारा सोर्स में, लिटरली सोर्स में मिला है, ठीक है। द मिल वर्कर was closely associated with his village physically and emotionally. He would go home to cut and harvest. He would go home to cut and harvest and for sowing. ठीक है, अब मतलब ये क्या करता था, ये मतलब जो वसंत पारकर हैं, जो ये इंसान है, वो बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों को काम करने का मौका दिया जाए, ताकि पार्शियली जब हमको अपने घर में, हमें गांव में जाना पड़ता हो, जब खेती को हार्वेस्ट करना होता है तब, तो उसको जाने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे, अगर यहाँ पे जॉब हमने छोड़ दी तो ये जॉब तो छूट जाएगी हमारी, है ना। तो मेरे बच्चे को भी काम करने को मौका मिले ताकि हम कॉम्पनसेट कर सके एक दूसरे के काम को, ठीक है। तो कोंकणी वुड गो होम टू कट and the ghati and the sugar cane. It was accepted practice for which mill granted the leave. तो मीना मेनन और इनके द्वारा लिखा गया ये 2004 का एक बुक के सोर्स है, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, क्या ये चीज है कि मिल वर्कर्स दे ऑल्सो एक्सेप्टेड दिस थिंग बिकॉज दे नो दैट दिस, मतलब मिल granted this leave because they know this is a very special practice, क्योंकि हमें अगर हार्वेस्ट, क्रॉप को हार्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे अगर, तो वो प्रोडक्शन काउंट ही नहीं होगा। तो मिल के जो ओनर होते थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग इस एथिकलिटी को भी थोड़ा बहुत अध्ययन करते थे, ठीक है, कि हाँ भाई तुम जमीन से अपने जुड़े हुए हो तो तुम जाओ जमीन पे और हम मिल पे ग्रांट करेंगे। तो इतना भी बुरी सिचुएशन नहीं थी, एक ये सोर्स है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। जॉबर का एक अथॉरिटी यहाँ पे समझाई गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी के साथ हम ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि फैक्ट्रीज के आने के वजह से ना ही सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पर एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स इंडिया में क्रिएट हुआ, जिसने सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे इम्पैक्ट दिया। इसी के साथ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ना हो तो फ्यू की एजुकेशन आपको डाउनलोड करें। थैंक यू।